जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है, इस पर हमें सख्त एतराज़ है। हमारा एतराज़ ये है कि जेपीसी में हमने जो बातें रखी थी, चाहे ईमेल के ज़रिए से जो हमारे लोगों ने भेजा था या हमने पर्सनल मुलाकात में जो चीज़ें रखी थी, उसका कोई झलक इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता ये बिल मंजूर हुआ तो उसके बाद भी इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे। वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, सैकड़ों साल से इस्तेमाल हो रही है, उसके इस्तेमाल के बुनियाद पे वो प्रॉपर्टी है। इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दूसरे समुदाय के लोगों को भी शामिल करेंगे और हो रहे हैं। अभी अभी हमारा 15 तारीख को एक प्रोग्राम है जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और ट्राइबल्स हैं और उसके अलावा ओबीसीज के लोग। जेपीसी ने जो बिल था उसको और ज़्यादा सख्त बनाकर लाया है। ये जो आज राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है, इस पर हमें सख्त एतराज़ है। हमारा एतराज़ ये है कि जेपीसी में हमने जो बातें रखी थी, चाहे ईमेल के ज़रिए से जो हमारे लोगों ने भेजा था या हमने पर्सनल मुलाकात में जो चीज़ें रखी थी, उसका कोई झलक इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के जो लोग जेपीसी के अंदर मौजूद थे, उन्होंने जितनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, उसकी कोई झलक इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है। 44 अमेंडमेंट्स में जो बातें, जो संशोधन के लिए अपोजिशन मेंबरान ने दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और जो बीजेपी के मेंबरान ने जो चीज़ें दी थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये हर तरह से एक तरह हम कह सकते हैं कि यूनिलैटरल रिपोर्ट है, ये बायस्ड रिपोर्ट है, ये गैर कानूनी रिपोर्ट है, ये असंवैधानिक रिपोर्ट है जिसको आज पार्लियामेंट में पेश किया गया है। और हम समझते हैं कि हम यानी जब तक के ये बिल मंजूर नहीं होता है उस वक्त तक के भी, और अगर खुदा न खास्ता ये बिल मंजूर हुआ तो उसके बाद भी इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे, देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। जितने भी कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं हमारे पास में, चाहे अदालत का रास्ता हो, चाहे और डेमोक्रेटिक ऑप्शंस अवेलेबल हों, उन सब का इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त तक की ये तहरीक चलेगी, उस वक्त तक ये आंदोलन चलेगा जब तक कि ये कानून रिपील नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, कोई 2-4 पॉइंट तो ऐसे बताइए जिसको आपको लगता है कि इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि इससे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इससे तो जो पारदर्शिता है वो आ जाएगी, इससे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब तक कुछ ही लोग कब्जा किए बैठे थे, कुछ तो बताइए कि इससे आपको नुकसान क्या हो रहा है। इससे नुकसान ये है कि ये गलत भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इसमें पहली बार इन्होंने विमेन के लिए रिजर्वेशन किया है। पहले भी विमेन मेंबर आती थी इलेक्ट होकर इसके अंदर, और उसमें है अभी कई वक्फ बोर्डों के अंदर महिलाएं मौजूद हैं। तो विमेन मेंबर का रास्ता कभी नहीं रोका गया। और दूसरी बात ये है कि अब पहले तमाम लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आते थे, चाहे पार्लियामेंट मेंबर हों, चाहे असेंबली के मेंबर हों, चाहे बार काउंसिल मेंबर हों, अब नॉमिनेशन से आएंगे। ये एक मसला है। तीसरी बात ये कि पहले कोई डिस्प्यूट खड़ा होता तो ट्राइब्यूनल बनता था और ट्राइब्यूनल के ऊपर में सुनवाई होती थी। अब वो ट्राइब्यूनल के प्रोविजन को ख़त्म किया जा रहा है और 3 मेंबर ट्राइब्यूनल को 2 मेंबर कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ का कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको वक्फ बोर्ड तय नहीं करेगा, उसको कलेक्टर तय करेगा। और कलेक्टर के ऊपर एक और अधिकारियों को बिठा दिया गया है। और फिर ये कि उसमें जो वक्फ बाय यूज़र का कानून था कि अगर जो कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, सैकड़ों साल से इस्तेमाल हो रही है, उसके इस्तेमाल के बुनियाद पे वो वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये कहा गया अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक चीज़ है। फिर जो लिमिटेशन का कानून है उससे एग्जाम्प्ट किया गया था वक्फ को, वो ख़त्म कर दिया गया। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें नॉन मुस्लिम के लिए प्रोविज़न पैदा किया गया, मुसलमानों की जो शर्त थी वो हटा दी गई। तो आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि आप ये कह रहे हैं पारदर्शिता आएगी? कौन सी चीज़ है जिससे पारदर्शिता नहीं है पहले? और दूसरी बात ये, जो कानून पार्लियामेंट से बने थे वो किसने बनाए थे? मुसलमानों ने बनाए थे? वो गवर्नमेंट ने बनाए थे, पार्लियामेंट ने बनाई थी कानून। चाहे वो 1954 का कानून हो, चाहे 2000 यानी 1995 का कानून हो या 2013 की अमेंडमेंट्स हो, वो सब पार्लियामेंट से मंजूर हुए, मुसलमानों ने नहीं बनाए हैं। तो इसलिए ये कहना कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, सवाल ये पैदा होता है कि अब जो कानून लाया गया है वो कानून सीधा वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, किस तरह का आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के कहीं ना कहीं बेचैनी है मुसलमानों। देखिए, आंदोलन के जितने रास्ते अवेलेबल हैं सबका इस्तेमाल किया। तो साफ क्यों नहीं बोल रही है? बोल रहे हैं ना हम आपको, किस तरह का आंदोलन करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि हमने ये तय किया है कि पहले लीडरशिप धरना देगी, मुसलमानों की लीडरशिप, स्टेट में भी और सेंटर में भी। ये बात हम कह रहे हैं कि पहले लीडरशिप जेल जाएगी, ये ज़रूरत पड़ी तो जेल जाएगी, लीडरशिप जाएगी।
और उसके बाद हमने ये कहा है कि हम इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दूसरे समुदाय के लोगों को भी शामिल करेंगे, और हो रहे हैं। अभी हमारा 15 तारीख को एक प्रोग्राम है जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और ट्राइबल्स हैं, और उसके अलावा ओबीसीज़ के लोग हैं, वो भी सब शामिल हो रहे हैं, उनको भी साथ में आएंगे हमारे। तीसरी बात हमने ये कही है कि हम इसके वक्फ के बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, उस पर एक लीफलेट तैयार करके सब तक पहुंचाएंगे कि असल क्या है और क्या पैदा किया जा रहा है। और फिर हमने ये भी कहा है कि रमज़ान के इस महीने के अंदर हम मस्जिदों के ज़रिए से भी लोगों को अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे, और अगर इस सब के बावजूद भी ज़रूरत पड़ी, अगर ये बात मानी नहीं गई, तो हम पब्लिक कॉल देंगे। आपने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी वार्निंग दी है कि सियासी नुकसान होगा। तो ये तो तय है, इसमें कौन सी बात है कि अगर आप एक पूरे समुदाय को काट कर कोई उनके खिलाफ कोई कानून बनाएंगे तो उसका नुकसान तो होना ही होना है, पॉलिटिकल नुकसान तो होना ही। सरकार तो कह रही कि वक्फ की मनमानी खत्म होगी। मनमानी कहाँ से है? आप ये बताइए, आज जो वक्फ एक्ट है, अगर सरकार उसमें कोई चीज़ लागू करना चाहती तो कौन सी चीज़ रुकावट है? भाई जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो तो लोग जो रूलिंग पार्टी है उसका ही विधायक होता है, बाहर का आदमी तो नहीं होता है ना। पहले मामला कोर्ट में नहीं जाता था, अब जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में पहले भी जाता था, ये बिल्कुल गलत बात है ना। आप मुझे बताइए, ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अभी भी नीतीश कुमार से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, उनकी पार्टी के एक एमपी का बयान आया कि अब दूसरी शक्ल में आ गया है, जो कमियां थी उनको पूरा कर लिया गया है, तो अब बिल हमें एक्सेप्ट है, तो क्या कहना चाहिए? ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। मैंने बताया आपको कि जब आपने अपोजिशन पार्टियों के किसी भी संशोधन को कबूल नहीं किया, मुसलमानों के किसी भी बात को कबूल नहीं किया, तो क्या आपने उसमें किया है? कुछ भी नहीं किया, और ज़्यादा गलत बना दिया उसको। जेपीसी ने जो बिल था उसको और ज़्यादा सख्त बनाकर लाया है, और इसलिए हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल है। सुन रहे थे अभी AIMPLB के सदस्य को, और जिस प्रकार से उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय रखी कि सरकार जो है, हालांकि इस बात का दावा कर रही है कि राय मशविरा करके सब कुछ लागू किया गया है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर ये भविष्य में लागू होता है तो उसको लेकर एक आंदोलन होगा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।